हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अनुराग कुमार एक बार फिर आप लोगों के सामने एक बिल्कुल नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल AK जीनियस एकेडमी पर। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये हमारी क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला हुआ था पहले से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने पहले इस चैप्टर की समरी थोड़ी सी पढ़ ली है, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, इक्वेशन क्या होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बैलेंस इक्वेशन कैसे करनी होती है, बैलेंस इक्वेशंस क्या होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सब हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ सकते हैं। तो कोई बच्चा अगर ना देख पाए हो तो उस वीडियो को पार्ट 1 को देख सकता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर एंड किया था और यहीं से अब हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे का। इसको अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है बच्चों। अपघटन रिएक्शन के ही हम लोग पहले पार्ट्स पढ़ लेते हैं, कितने तरीके की अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं। तो हमारे पास बच्चों 3 तरीके की अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं। अगर हम ऐसे देखते हैं, एक को हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन, दूसरी हमारे पास है प्रकाशीय अपघटन, और तीसरी हमारे पास विद्युत अपघटन। बच्चों, आप लोग अगर नाम से समझने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, आप लोग को सब ध्यान में रहेगा, आपके दिमाग में उतार देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, बस आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ लेके आऊँगा। तो बच्चों, ऊष्मीय अपघटन, पहले हम अपघटन अभिक्रिया के बारे में फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या होती है अपघटन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक या अभिकर्मक एक या एक से ज़्यादा, एक से तो ज़्यादा ही टूटेगा, तो आप लिखोगे 2 या 2 से ज़्यादा उत्पादों में टूट जाता है। यानी अगर हमारे पास ऐसे, इसका एग्जाम्पल ए बी, फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, वैसे मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल दिखा रखा, आप वीडियो देख सकते हैं। ए बी जैसे अपने अवयवी भागों में टूट जाए A प्लस बी में, तो केवल एक अभिकारक अपने 2 उत्पादों में टूट जाए तो इसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब हमें ये बात पता होनी चाहिए, जब वियोजन अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा निकलती है बहुत ज़्यादा। तो जब वो ऊष्मा निकलती है, हीट निकल यानी एनर्जी निकलती है अपघटन अभिक्रिया में। तो ये हम अपघटन अभिक्रिया के ही प्रकार पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार की हमारे पास अपघटन अभिक्रिया होती है, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है, अगर अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा देते हुए पूरी कंप्लीट होती है तो वो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। अगर अपघटन अभिक्रिया में ऊष्मा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है तो वो प्रकाशीय अपघटन है। अगर ऊष्मा विद्युत देते हुए, वियोजन अभिक्रिया विद्युत देते हुए पूरी होती है तो वो विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। अर्थात यदि अपघटन अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन विद्युत देते हुए होता है, विद्युत के रूप में होता है, तो वो विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, ये 3 ही पार्ट हैं इसके छोटे से, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये जो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हम इसे बोलते हैं, जो आएगा इसको पढ़ने के लिए हमें पहले 2 चीजें और पढ़नी पड़ेंगी, 2 रिएक्शंस, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ही चल रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, केमिकल रिएक्शंस के हम अभी तक टाइप ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें अभी एक और पढ़ लेते हैं। एक आता है हमारे पास रिडक्शन, और दूसरी है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है। सिंपल, रिडक्शन मतलब, अच्छा हिंदी में भी नाम इनके बता देते हैं। हिंदी में रिडक्शन अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये एक दूसरे की भाई बहन है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होती है रिडक्शन अभिक्रिया। रिडक्शन अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है, उस अभिक्रिया को रिडक्शन बोलते हैं या अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड है हमारे पास ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी एक दूसरे की उल्टी है। अपचयन में, रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलेगी और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो ये होती है बस। तो ये दोनों क्यों पढ़ाई? ये दोनों इसलिए पढ़ाई क्योंकि अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसमें एग्जाम्पल भी उसी में दिखा दूंगा, दोनों का एग्जाम्पल इसी में। आप लोग कहोगे कि इनका एग्जाम्पल नहीं बताया, तो इसी में पता चल जाएगा अभी आपको। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट एक हेडिंग आती है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन? जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ हो जाएं, एक ही रिएक्शन के अंदर ये दोनों हो जाएं, तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हमें तो नहीं पता सर। तो इसका एग्जाम्पल सर होता है रेडॉक्स अभिक्रिया का ZnO + C चेंज इनटू, ये किस किस में टूट जाएगा बच्चों? Zn + CO में। तो ये इसमें अपने अवयवी भागों में टूट जाएगा। अब इसमें हमें देखना है बच्चों कहां पर रिडक्शन हो रहा है और कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम ये बात समझ गए तो हमारा काम हो जाएगा। रिडक्शन में मैंने अपचयन अभिक्रिया में क्या बताया कि ऑक्सीजन निकलेगी, जुड़ी हुई है तो निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। और ऑक्सीडेशन में क्या बताया कि जुड़ेगी, ठीक है। तो हमें यही बताना है। तो देखो कहां पर हो रही, अब आप लोग बताओ कहां पर जुड़ रही है जाके और कहां पर निकल रही है। यहां पर जुड़ी हुई थी, यहां पर जिंक के साथ जुड़ी हुई थी, ऑक्सीजन यहां पे हट गई, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यहां पे अपचयन हो रहा है, ठीक है बच्चों। और यहां पर सी अकेला था, वहां सी के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई, यानी ऑक्सीकरण हो गई। यही एग्जाम्पल भी हैं, इसीलिए मैंने कहा दोनों इसी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के इसके चांसेस इन दोनों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे लिख लेना, पेपर में देखने को कई बार मिली है ये, और ऐसे ही मिल जाती है। और यही रिएक्शन से पूछ भी लेता है, इसमें ऐसे पूछ भी लेता कि कहाँ पर इसमें हो रहा है अपचयन, कहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण, कहाँ पे हो रहा है, ये बताइए। तो हम बता देंगे बिल्कुल देख के कि सर ऐसे बताई थी भैया आपने, ऐसे बताई थी और ऐसे हो रहा है, देखिए, ठीक है। क्या होती है रिडक्शन? एक बार फिर से बता देता हूं मैं। जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो जाती हैं, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया का टॉपिक खत्म हुआ। मेरे साथ साथ अगर आप लोग रिकॉल करते चलेंगे, समझते चलेंगे, और आप लोग अपने नोट्स इसमें से देख देख के बना सकते हैं, खुद अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारे पास फिर से दो टॉपिक आते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो अभी हमने, फिर अब हमारे पास आ रही है जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा हिंदी में बता दिया सर, इंग्लिश में भी तो बताओ। लो जी इंग्लिश में बता देंगे। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों, ये इसका इंग्लिश नाम है। दूसरी क्या है जी? दूसरी का नाम है जी ऊष्माशोषी। ये मिल जाती है पेपर में, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये बता दो जी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? सर ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी बता देंगे, इंग्लिश में इसका नाम होता है सर एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब हमें बताना पड़ेगा इनकी डेफिनेशन, ये भी तो पता होनी चाहिए होती क्या है, नाम लिखने से थोड़ी ना हमारा काम चल जाएगा, हमें तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो बता देंगे जी, इसमें क्या बड़ी बात है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें, देखो नाम से समझने का कोशिश करो, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऊष्मा प्लस क्षेपी, और क्षेपी का मतलब निकलना, हास होना, नुकसान होना, जिसमें ऊष्मा निकलती है वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। शोषी यानी शोषण करना, लेना, अट्रैक्ट करना, उसे बोलेंगे ऊष्माशोषी, ठीक है बच्चों। तो जिस रिएक्शन में, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा जुड़ती है, सॉरी ऊष्मा निकलती है, क्षेप होना निकलना, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, जिसमें जुड़ती है उसे ऊष्माशोषी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये होती है बस, और कुछ भी नहीं, देख लो आप लोग के सामने लिखी है, ठीक है। टॉपिक खत्म कर देंगे, सुनते रहो बात को ध्यान से। अब हमारे पास एक और नया नाम आ जाता है जी, ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो बीच में कोई बात नहीं। क्या है वो? ये ज़्यादा नीचे हो गया, इसे मिटा देंगे, कोई बात नहीं। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, हमारे पास आता है टॉपिक रस्टिंग, 2 नंबर में पूछी जाती है जी ये।
और होता कुछ नहीं है, अभी बता देंगे। रस्टिंग हिंदी में बोलते हैं इसे संक्षारण। एंड पर आ गए, अब हम चैप्टर का एंड होने वाला है, एंड कर देंगे, सुनते रहिए ध्यान से। क्या होता है जी रस्टिंग या संक्षारण, मैं बता देता हूँ आप लोग को, सुनते रहिए, समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी है। संक्षारण वो होता है बच्चों, संक्षारण अभिक्रिया कह सकते हैं इसे, बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया का ही भाग है, तो आप इसे बिल्कुल कह सकते हो। तो संक्षारण क्या होता है, जब लोहे वाली चीजें नमी या पानी के संपर्क में आकर खराब होने लगती हैं, जंग खाने लगती हैं, तो उस परिक्रम को, उस अभिक्रिया को, उस क्रिया को संक्षारण कहते हैं या रस्टिंग कहते हैं। रस्ट यानी जंगी तो होता है, रस्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जंग। तो जब लोहे, फिर से सुन लो एक बार, जब लोहे वाली चीजें पानी या ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जंग खाने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, तो उन्हें संक्षारण कहते हैं। ठीक है जी, ये 1 नंबर का होगा अभी आंसर। दूसरे नंबर का सर आपने तो कहा 2 नंबर में आता, तो दूसरे नंबर में क्या आएगा, दूसरे नंबर में क्वेश्चन में ये जोड़ देगा कि अगर संक्षारण हो रहा है तो उससे बचाव कैसे किया जाए। तो बचाव ऐसे करा जाएगा बच्चों कि हम अपने, जैसे हमारे दरवाजे होते हैं, हमारे वॉशरूम के घर में दरवाजे होते हैं, वो बार बार पानी के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आके जंग खा के नीचे से खराब होना शुरू हो जाते हैं, है ना बच्चों। हमारी कील घर में लगी हुई होती है, उसको पानी के और ऑक्सीजन के संपर्क में आके वो कुछ समय बाद जंग लग जाता है उस पर। लोहे के सभी उपकरणों के साथ यही होता है। तो उनसे बचाव क्या है, बचाव ये है कि हम उन पर कलई या पेंट कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा दरवाजों पर इसीलिए पेंट किया जाता है, क्योंकि उनको संक्षारण से बचाया जा सके। ठीक है बच्चों, संक्षारण से बचाने का उपाय यही है कि आप उस पर क्या लगा दो, कलई कर दो, या फिर पेंट कर दो, एक ही तो बात है। तो वो संक्षारण से बच जाएंगे। पेंट की वजह से उसके ऊपर, उस लोहे के पदार्थ के ऊपर एक परत जम जाएगी पेंट की, तो जिससे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। ठीक है बच्चों, और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो संक्षारण से हमारी चीजें बच जाएंगी, जंग नहीं खाएंगी। ये है, अब हो गया हमारा 2 नंबर का पूरा। एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बच्चों, विकृत गंधिता। ये चैप्टर के अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक है बच्चों। देख लो, लिखा है विकृत गंधिता। अब होता क्या है ये विकृत गंधिता, विकृत गंधिता भी बता देंगे। विकृत गंधिता बच्चों वो होता है जब, हम ऐसे ही समझेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, तभी हमारी समझ में आएगा। हमें तो दिमाग में बैठानी है बातें, ताकि हमें याद ज़्यादा टाइम के रहें, रटना नहीं है चीज़ों को। रटने के लिए तो हमारे पास किताब बहुत हैं, तो हम किताब से रट लेते, तो किताब में से देखे बिना ही पढ़ लेंगे। दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में आ गया तो पेन पे आ जाएगा और पेन से कॉपी पे भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो विकृत गंधिता क्या होती है, जब तेल या वसा से बने हुए खाद्य पदार्थ, यानी खाने के पदार्थ, भोजन, जो जिनमें तेल और वसा युक्त पदार्थों का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसे पदार्थों को अगर वातावरण में कुछ टाइम तक खुला छोड़ दिया जाए तो वो गंध आने लगती है उनमें से, यानी कि वो खराब हो जाते हैं। वो भी ऑक्सीजन से, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और वो गैसों से रिएक्शन कर जाता है वो ऑयल, तो वो खराब हो जाती है। इस प्रक्रम को विकृत गंधिता कहते हैं। इतना है जी, आई बात समझ में। बचाव कैसे किया जाए, आप ढक के रखिए, कंटेनर में पैक करके रखिए अपने खाने को। ठीक है, ये बचाव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, क्या क्या पढ़ा दिए हैं मैंने आज इसमें। तो बच्चों अभी एक टॉपिक जो मुझे आपको बताना है, एक छोटे छोटे से, आपका टॉपिक चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया, लेकिन आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे इसमें छोटे छोटे, जैसे एक रिएक्शन मिलेगी, या फिर इसमें पहले इसके बारे में बता देते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है। इंग्लिश में सर इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। सर ये कैटलिस्ट क्या है, आपने ये क्यों लिख दिया। सर ये इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी रिएक्शन जो होती है, कोई कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन हमें उसका आंसर चाहिए, हमें उसका रिजल्ट तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए, लेकिन वो आ नहीं पा रहा, तो क्या करें। तो हम ऐसे समय पर उस रिएक्शन में उत्प्रेरक मिला देते हैं। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। यही लिखनी है आपकी डेफिनेशन, कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि होता यही है। आप लोग सुन लो ध्यान से, क्या होता है उत्प्रेरक, वो पदार्थ जिसकी केवल उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ जाए, उसे उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहते हैं। हो गया, छोटा सा टॉपिक है ये, आपको इसमें कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे बुक में से तो मिल जाएगा देखने के लिए, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज मिल जाती है इसी में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया।
इंग्लिश में क्या नाम है सर इसका? इंग्लिश में नाम है इसका रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होती है जी रिवर्सिबल रिएक्शन? आप नाम से समझो, रिवर्स, उल्टी, वो अभिक्रियाएं, अब सुन लीजिए मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, परिभाषा बता रहा हूँ, वो अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ चलती हों, अभिकारक से उत्पाद बनता हो और उत्पाद टूट के अपने अभिकारक अवयवी भागों में टूट जाता हो, दोनों तरफ चलती हो, उन अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है जी। कैसे? एग्जाम्पल देख लो जी इसका। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन N2+3H2 और चेंज इनटू 2NH3। इसका जो सिंबल होता है बच्चों ये वाला लगाना होता है आप लोगों को। क्यों? ये सिंबल ये दर्शा रहा है कि ये रिएक्शन इधर भी हो रही है, ये दोनों जुड़ के अमोनिया भी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के अमोनिया गैस भी बना सकते हैं, और अमोनिया जब टूटेगी तो इन्हीं दोनों में टूटेगी, यानी ये दोनों तरफ चल सकती है रिएक्शन। तो समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल आ गया जी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है जी? यही होती है जो लिख दी, दोनों तरफ चलने वाली रिएक्शन को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसकी एक उल्टी भी होती है, तो उसमें तो बताने की कुछ जरूरत ही ना, आप ऐसे समझ जाओगे, अनुत्क्रमणीय। अच्छा गलती हो गई क्या? ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं, इंसान है हम। ये क्या होती है जी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया? इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल क्या होती है जी? इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती हैं जो दोनों तरफ नहीं चलती, सिर्फ एक ही तरफ चलती हैं। तो हमने जितनी भी पढ़ी वो सारी अनुत्क्रमणीय ही तो पढ़ी, आधे ज़्यादा हमने तो एक ही तरफ चला के दिखाई उन्हें। ठीक है बच्चों, तो ये इन सभी टॉपिकों के साथ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है आप लोग को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जितने भी आप लोग के दोस्त हों, आप लोग के भाई हों जो पढ़ना चाहते हो और किसी कारणवश ना पढ़ पा रहे हो, तो इन वीडियो से उनको हेल्प मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बहुत जल्द मिलेंगे, वादा करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।